क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि कैनेडियन इमिग्रेशन में आखिर CRS क्या बला है? और जिनको पता चल गया है तो उनका CRS स्कोर बहुत लो है। सो डोंट यू वरी, क्योंकि कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए हाई स्कोर की सिर्फ ज़रूरत नहीं है बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटजी की भी ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि CRS आखिर है क्या, स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि इससे कैलकुलेट कैसे करते हैं और रिवील करेंगे वो पाथवेज कि अगर आपके CRS स्कोर कम भी है तो आप किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम आबिद और आपको वेलकम करती हूं अनलॉक कनाडा विद इरम आबिद में। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम CRS यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है। जितने ज़्यादा CRS पॉइंट्स होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको ITA यानी कि इनविटेशन टू अप्लाई मिल जाएगा। CRS कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम कनाडा इमिग्रेशन के एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में एप्लीकेंट को एवेल्युएट और रैंक करने के लिए जो पॉइंट बेस्ड मैकेनिज्म यूज़ होता है उसे CRS कहते हैं। ये बेसिकली एक स्कोरिंग फार्मूला है जो हर कैंडिडेट को मुख्तलिफ फैक्टर्स की बुनियाद पर स्कोर देता है, जैसे कि एज, एजुकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, वर्क एक्सपीरियंस जो कि कनाडा में हो या कनाडा से बाहर हो, यानी कि आपके अपने मुल्क में भी हो या किसी भी मुल्क में हो, स्पाउस और पार्टनर फैक्टर। इसके अलावा एडिशनल पॉइंट्स भी होते हैं जैसे PNP नॉमिनेशन, जॉब ऑफर, फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स, सिबलिंग्स इन कनाडा वगैरह वगैरह वगैरह। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप एक्सप्रेस एंट्री में हैं और आपकी जॉब या स्किल किसी भी प्रायोरिटी कैटेगरी में आती है तो आपको कम CRS स्कोर पर भी इनवाइट मिल सकता है। जी हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। CRS का मकसद ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा कैंडिडेट कनाडा की इकोनॉमी और लेबर मार्केट में ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और इसी हिसाब से ITA यानी कि इनविटेशन टू अप्लाई किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में CRS बेसिकली आपकी इमिग्रेशन वर्थ को एक नंबर में मेजर करता है। जितना हाई CRS स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा चांस होंगे कि आपको कनाडा PR के लिए जल्दी इनवाइट मिल जाएगा। So without any further ado, let's start from point 1. Age. अगर आपकी उम्र 20 से 29 साल के दरमियान है तो आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। 30 साल में पॉइंट्स कम होकर 95 रह जाते हैं। 35 साल में ये मज़ीद कम होकर 70 पॉइंट्स रह जाते हैं। 40 इयर्स में 25 पॉइंट्स रह जाते हैं और इसी तरह 45 की एज के बाद उम्र के जो पॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म होकर ज़ीरो हो जाते हैं। मज़ीद डिटेल्स के लिए ये चार्ट ज़रूर सेव कर लीजिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर कि जितनी जल्दी हो आप अप्लाई करें कम एज में, यानी कि अगर आप 20 to 29 के बीच में अप्लाई करेंगे तो आप उस वक्त मैक्सिमम पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं। पॉइंट 2, वर्क एक्सपीरियंस। कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 40 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 साल के एक्सपीरियंस पे आपको 53 पॉइंट्स, 3 साल के एक्सपीरियंस पे 64 पॉइंट, 4 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो 72 पॉइंट्स और अगर 5 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपको मैक्सिमम 80 पॉइंट्स स्कोर कर लेंगे। बाहर के मुल्क में अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी पॉइंट्स देते हैं आपको, जैसे 1 साल में 25, 2 साल के एक्सपीरियंस पे 50, 3 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस होगा तो मैक्सिमम 50 पॉइंट्स। अगर कैनेडियन और फॉरेन एक्सपीरियंस कंबाइन कर लें तो एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। पॉइंट 3, लैंग्वेज स्किल्स। इंग्लिश या फ्रेंच जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये 4 स्किल्स होती हैं जो कैलकुलेट होती हैं, जिसमें स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। हर स्किल के अलग पॉइंट्स होते हैं। जितना लेवल अच्छा होगा उतने ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर CLB 10 या उससे ज़्यादा है तो आपको 34 पॉइंट्स मिलेंगे और इसका मतलब है टोटल 136 पॉइंट्स हो जाएंगे। CLB 9 है तो 124 पॉइंट्स, CLB 7 है तो 68 पॉइंट्स। और अगर दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज भी अच्छी है, यानी कि इंग्लिश के साथ फ्रेंच अच्छी है और फ्रेंच के साथ इंग्लिश अच्छी है, तो एक्स्ट्रा 24 पॉइंट्स भी ऐड हो सकते हैं। पॉइंट 4, एजुकेशन। हाई स्कूल मुकम्मल किया हुआ है अगर आपने तो तकरीबन 30 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 1 साल का पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम या एजुकेशन की हुई है आपने तो 90 पॉइंट्स मिलेंगे। 2 साल के पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन पे 98 पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि सिर्फ 2 पॉइंट ज़्यादा हैं। और 1 साल की एजुकेशन के साथ बैचलर्स डिग्री पे आपको 120 पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि मास्टर्स या प्रोफेशनल कोई डिग्री होगी तो आपको 135 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर PhD की हुई है तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स यानी कि 150 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। नंबर 5, कैनेडियन कनेक्शंस। अगर आपके सिबलिंग्स कनाडा में हैं तो एक्स्ट्रा 15 पॉइंट्स आपको मिलते हैं।
वैलिड जॉब ऑफर हो तो 50 से लेके 200 के दरमियान आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर प्रोविंशियल नॉमिनेशन यानी PNP मिल जाए तो आपको एकदम से एक्स्ट्रा 600 पॉइंट्स मिलते हैं, और उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। नंबर 6, स्पाउस फैक्टर्स। स्पाउस के एजुकेशन के भी पॉइंट्स ऐड होते हैं, वो 10 पॉइंट्स होते हैं जो स्पाउस के एजुकेशन के होते हैं। अगर उनके लैंग्वेज के पॉइंट्स आपको 20 मिल सकते हैं, और कैनेडियन एक्सपीरियंस अगर उनका है तो 10 पॉइंट्स उसके भी एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उम्र बढ़ने से पॉइंट्स कम होते हैं, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, एजुकेशन और कैनेडियन कनेक्शंस इंप्रूव करके आप टोटल CRS को बढ़ा सकते हैं। सो जल्दी अप्लाई करें, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल रखें, और इससे आपका ITI हासिल करना आसान हो जाएगा। और अब बारी आती है सीक्रेट पाथवे की। अब बात करते हैं सीक्रेट पाथवे की, यानी कि कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज इन एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री में कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज क्या है? कनाडा में आमतौर पे एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज में CRS के हिसाब से ही कैंडिडेट्स को इनवाइट मिलता है, यानी कि जिनके पॉइंट ज़्यादा होंगे उनको पहले इनवाइट मिलेगा। लेकिन 2023 से IRCC ने कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ हाईएस्ट CRS स्कोर्स वालों को ही इनवाइट नहीं मिलेगा, बल्कि वो लोग जो कि स्पेसिफिक स्किल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं जो लेबर शॉर्टेज पूरा करने में मदद करेंगे, तो उन्हें भी इनवाइट किया जा सकता है, चाहे उनका CRS स्कोर कम ही क्यों ना हो। ये कैटेगरीज गवर्नमेंट की इकोनॉमिक गोल्स और लेबर मार्केट नीड्स के हिसाब से सेलेक्ट की जाती हैं। करंट प्रायोरिटी कैटेगरीज 2025 के हिसाब से नंबर 1 पे है हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन, नंबर 2 है STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स ऑक्यूपेशंस, नंबर 3 है ट्रेड ऑक्यूपेशंस जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स या कारपेंटर्स वगैरह, नंबर 4 है ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशन, और नंबर 5 है एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस, नंबर 6 है फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये ड्रॉज साल में या महीने में कितनी बार होते हैं, तो इसका कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं होता। IRCC अपनी इमिग्रेशन प्लानिंग और लेबर मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक डिसाइड करते हैं। आमतौर पर ऑल प्रोग्राम ड्रॉज हर 2 से 4 हफ्ते में होते रहते हैं। कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज इनके बीच बीच में होते रहते हैं, कभी 1 महीने में 1 बार, कभी 2 बार, कभी बिल्कुल नहीं होते, यानी कि आमतौर पर कुछ हफ्तों में एक कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि अब आपको CRS अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पॉइंट्स को फर्दर इलेबोरेट करूं और हर पॉइंट के लिए एक अलग वीडियो बनाऊं, या जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया उस पर आप मज़ीद डिटेल्स हासिल करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, फॉलो कीजिए मेरे पेज को। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Let's unlock Canada with Eram Abed.